नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, दुनिया को लंबे समय से आंखें दिखला रहे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के भी निशाने अब लगातार चूक रहे हैं। अभी इस वक्त अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान से युद्ध कर रहा है और ईरान को चेतावनी उसने अंतिम दी थी, लेकिन ईरान की ओर से वापस आ गया है कि नहीं, हम आपकी कीमतों पर ना तो सरेंडर करेंगे और ना ही आपकी शर्तों को मानेंगे। हम युद्ध करते रहेंगे। और बेहद बेहद हलकान है, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो या उनका देश हो। काफी मुश्किलात है और बाकी दुनिया तो उसके जो रिपरकेशंस हैं सामने आ रहे हैं, झेल रही है। और अब तो सीधे सीधे जो हम लगातार बातें करते रहे कि भारत भी उस जद में आएगा और आना था ही, उसके अब दुष्परिणाम निकलने लगे हैं। हमारी जो गृहिणियां हैं, आधा जो हमारा हिंदुस्तान है, जो आधी आबादी है जिसे कहते हैं, वो बड़ी चिंता करते हैं नरेंद्र मोदी जी। उसकी मुश्किल भरे दिन शुरू हो गए हैं, रसोई गैस के दाम बढ़ गए हैं और जो है कच्चा तेल है उसमें 12% का उछाल है। यानी अब बहुत देर तक दूर तक ये भी कहीं थमेगा रुकेगा जैसा कहते आए। वो अलग दौर था जब एक जांबाज हमारे प्रधानमंत्री थे, जो जिन्हें मोन कहते थे, मनमोहन सिंह जी। उन्होंने नहीं बढ़ने दिए थे दाम, लेकिन अब जो हालात हैं, हमारी जो आर्थिक स्थिति है कि हमें वो दे रही है इजाजत की हम नहीं कर पाए। आगे और संकट गहराने वाला है तो वो तो है ही। और जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, दुनिया पर जो राज करना चाहते हैं, वो गंदी जो फाइलें हैं, अपस्टीन फाइल है, उससे जुड़ा बेहद बेहद एक काला जो पन्ना है, वायरल हुआ है। और उसका वायरल होना यानी कि हालांकि वो बहुत, ट्रम्प तो शर्म करते नहीं है, उनको तो कोई ना शर्म है ना लिहाज है, और जो उनका अंदाज है वो तो है ही। इसके रिपरकेशन दुनिया पे क्या कुछ हो सकते हैं, बड़ी चिंता की एक की जा रही है विषय है। और तमाम जो स्थिति है, चाहे वो युद्ध के हालातों, कह दिया गया है ट्रंप की ओर से कि आज कत्ल की रात है ईरान के लिए, लेकिन जैसा मैंने कहा, ईरान ने तो अब से कुछ देर पहले कहा है, वहां के जो हुक्मरान है उनकी ओर से निकल कर आ गया है कि नहीं, हम ना झुकेंगे ना रुकेंगे, हम तो अपने हमले जारी रखेंगे। तो जो पूरे हालात हैं, स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, इन्हीं सब पर ये जो हमारा शो होता है, चलेंगे खास मेहमान, सबसे उनको जोड़ूंगा। जुड़ गए हमसे प्रोफेसर अखिल स्वामी। अखिल सर, बहुत बहुत स्वागत करूंगा, आपका बहुत स्वागत। और मैं सोचता हूं कि पहले बात यही की जाए, जो हम पर कहीं शुरुआत हो गई है। जो हम कह रहे थे, दुनिया तो दो चार हो ही रही है, जो युद्ध के दुष्प्रभाव हैं। हमारे यहाँ रसोई गैस के दाम बढ़ गए हैं, कच्चे तेल के दामों में 12% का उछाल है। और निकला था, अभी कह रहे थे कि 25 दिन का तेल है। यदि हम 9 फरवरी पे लौटे हैं, जो संसद में हरदीप पुरी जी ने कहा था हमारे पास 74 दिन का तेल है, और ये उनके आंकड़े और सब जगलई होती रहती है। लेकिन कुल मिलाकर जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, देश बेहद बेहद बुरे दिनों के लिए तैयार हो जाए। शुरुआत यहीं से। जय संविधान। अब ये मेरे को तो इसी बात से सेरन हो रही। संजीव जी, आप कह रहे हैं मैं तो 11 साल से बुरे दिन देख रहा हूं। अब आप कह रहे हैं कि और भी बुरे दिन आएंगे। अब इससे ज्यादा बुरे दिन क्या आएंगे कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था का ये हाल हो गया है कि लोन हमारे 4 गुने हो गए और जीडीपी की ग्रोथ कम हो गई है। जो सेना के अंदर 15-17 साल की नौकरी बच्चे करते थे, उनको आपने अग्निवीर बना दिया है। किसानों की हालत खराब है, उन्हें यूरिया नहीं मिल रही है। बच्चे नौकरी मांगते हैं, उनको लाठी मिल रही है। अब इसके बाद बुरे दिन, लेकिन ये बुरे दिन आए क्यों हैं? क्या इसको रोका जा सकता था? देखिए, सीधी सी बात है, जो हमारे सनातन धर्म में कहा गया है, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे जो बड़े लोग हैं, उन्होंने कहा है हर चीज, हर बुराई का विरोध करो। क्योंकि बुराई का अगर विरोध नहीं करोगे तो तुम एक स्थिति में ऐसी पहुंच जाओगे, जब तुम ऐसी हालात में नहीं रहोगे कि तुम बुराई का विरोध कर पाओ और उसका सामना कर पाओ। देखिए, इसी सिद्धांत पे चलते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो नीति बनाई थी गुणनिरपेक्षता की, हमने रूस को भी क्रिटिसाइज किया है, हमने अमेरिका को भी क्रिटिसाइज किया है, हमने चीन को भी क्रिटिसाइज किया है, हमने ईरान को भी क्रिटिसाइज किया है। लेकिन अब जैसे कहते हैं, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। आज की तारीख में अभी एक नई खबर आपको मिली होगी। रूस ने जब ये पता चला रूस को कि साहब अमेरिका ने 1 महीने का मोरिटोरियम दिया है कि आप तेल जो सी में है उसको मंगा सकते हैं, रूस ने जानते हैं क्या कहा है? रूस ने पहली बात तो कहा है कि चाइना का जो $11 पर बैरल का हम डिस्काउंट दे रहे हैं, वो भारत को नहीं देंगे, और भारत के लिए तेल के दाम बढ़ा दिए हैं। क्योंकि रूस कह रहा है कि अगर हम तुम्हारी मुसीबत में तुम्हारे साथ खड़े हुए थे और हमारी अर्थव्यवस्था को पुरानी दोस्ती की कीमत पे तुम अता कर रहे थे, और तुमने अगर तेल की खरीद हमसे कम कर दी,
और तुम जाके अमेरिका के गोद में बैठ गए तो उसने कहा कि अब दाम भी हम बढ़ाएंगे और डिस्काउंट भी नहीं देंगे, कर लो। एडवांटेज तुम्हें जो मिल रहा था लाखों करोड़ों का, अच्छा वो लाखों करोड़ों का एडवांटेज तुमने जनता को ट्रांसफर क्यों नहीं किया? जब तेल के दाम 40-50 डॉलर पर बैरल थे तो भी तुम 100 रुपए का तेल बेचते रहे और लाखों करोड़ों लूटते रहे हमसे। और 5 किलो अनाज दे के, 5 किलो अनाज की संजीव जी कीमत क्या होती है? 5 किलो अनाज की बहुत ज्यादा कीमत है, 200 रुपए है। 200 रुपए महीना आप दे रहे हो और जीएसटी पे और पेट्रोल डीजल के दाम पे 2,000 रुपए आप हर परिवार वाले से लूट रहे हो, और जो अनाज भी दे रहे हो वो भी सड़ा हुआ गला हुआ, उसको भी लोग दुकान में बेच के शराब पी रहे हैं और गांजा भांग पी रहे हैं। तो देखिए सीधी सी बात यह है कि ये परिस्थिति एक तो होती है जो जिसपे आपका कंट्रोल नहीं होता है, और एक होती है जो आपके कंट्रोल में था, और भारत इसमें अपनी आध्यात्मिक भूमिका को निभा सकता था। देखिए भारत की बात को कोई इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि अमेरिका भी चाहता है हम उसकी लॉबी के साथ रहें, ब्रिक कंट्रीज भी चाहते थे कि हम उसकी लॉबी के साथ रहें, क्योंकि देखिए पल्लड़े जो हैं करीब करीब एक बराबर हैं। रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया, ईरान एक तरफ, अमेरिका और यूरोप एक तरफ, तो पल्लड़ा बराबर है। भारत जिधर बैठेगा उधर पल्लड़ाबारी हो जाएगा। लेकिन भारत ने अपने पड़ोसियों से पंगा लेकर, अब देखिए नेपाल के अंदर जो किंग परिवार के युवा बालक प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं वो अमेरिका द्वारा स्थापित प्रधानमंत्री हैं जी। और जो बांग्लादेश के अंदर बने हैं वो भी अमेरिका द्वारा स्थापित प्रधानमंत्री हैं। आपको चारों तरफ से अमेरिका ने घेर लिया है और आप निकल सकते नहीं। और रूस ने जैसे तेल के दाम बढ़ा दिए हैं, डिस्काउंट आपके लिए बंद करा दिया, और ईरान ने ये कह दिया है कि सऊदी से और गल्फ कंट्रीज से जो आपके यहाँ तेल आता था उसके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को हम बढ़ा देंगे और आपको घूम के अपने तेल वाहक जहाजों को लाना पड़ेगा। और आप जानते हैं भारतवर्ष के अंदर तेल की रिफाइनरी बहुत ज्यादा है, हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, तो बहुत सारा तेल हम क्रूड लाते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और अंबानी जी उसका रिफाइनिंग करके विदेश में भेज के, लेकिन जो पेट्रोल नेपाल में हम एक्सपोर्ट करते हैं वो 54 रुपए का बिकता है और भारतवर्ष के अंदर वो 100 रुपए का बिकता है। ये देखिए किस प्रकार की मुनाफाखोरी की गई है। अब आप ईरान के युद्ध पोत के लिए सहानुभूति भी प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। गोदी मीडिया में जो भारतीय जनता पार्टी के लोग आ रहे हैं वो कह रहे हैं साहब वो फलाना नॉटिकल माइंड वो था, हमारी सीमा क्षेत्र में नहीं था। अरे यार सीमा क्षेत्र में नहीं था, तुम्हारे देश का अतिथि था, तुम्हारे बुलावे में आया था, अगर उसके साथ कोई हादसा होता है तो दुख प्रकट तुम नहीं कर सकते? तुम ये नहीं कह सकते जैसे हमारे कांग्रेस के बहुत सारे बड़े बड़े नेता पवन खेड़ा और ये लोग गए वहां पर और उन्होंने अपनी संवेदनाएं प्रकट की। संवेदना प्रकट करने में कौन सी ये सारे अंतरराष्ट्रीय नियम और कानून देखे जाते हैं? अच्छा हो क्या गया, जिसपे आपने मित्र पे सबसे ज्यादा दांव लगाया था, भाई जैसे हॉर्स रेस होती है, जिस घोड़े पे दांव लगाया था उस घोड़े की टांग टूट गई, अब आपका सारा पैसा डूब गया। अब रूस ने, अब आप ये बताइए, एक और खबर मिली है अभी कि ईरान ने उन बमों का प्रयोग किया है जिनको क्लस्टर बम कहते हैं। जी हाँ। और क्लस्टर बम जो है जब बम गिरता है तो हजारों पार्ट में डिवाइड हो जाता है, चारों तरफ तबाही मचा देता है, जमीन के अंदर घुस के भी सालों तक तबाही मचाता है, और ये टेक्नोलॉजी रूस के पास है। इसका माने रूस अप्रत्यक्ष रूप से ईरान के साथ खड़ा है। अब बताइए महायुद्ध की तरफ हम बढ़ रहे हैं, हम कहां हैं? अमेरिका का कहना यह है कि भाई अब अरब कंट्रीज में उसके खिलाफ विरोध शुरू हो गया है कि तुमने हमारे यहां बम पड़वा दिए, तुम तो अमेरिका में मस्ती ले रहे हो। अच्छा वहां पे जो उनके एयर बेसेस थे अमेरिका के 85% नष्ट हो चुके हैं, 15% बचे हैं। अमेरिका चाहता है कि भारतवर्ष के अंदर एयर बेस स्थापित करे और ईरान पे अटैक करे। अब बताइए, अब भारत की ये स्थिति है किस वजह से है, मैं गैस नहीं करूंगा इस पे क्या कारण है कि भारत इतना दब रहा है, लेकिन अगर हमने एयरबेस दे दिया और ईरान ने कह दिया है कि जिधर से मिसाइल हमारे यहाँ आई हम उसको भी मिसाइल से उड़ा देंगे, क्योंकि आपने देखा जो ये अपने अरब महासागर के अंदर उनके युद्धपोत को अमेरिका ने तोड़ा, 24 घंटे के अंदर उनके युद्धपोत को उन्होंने तोड़ दिया। तेल अवीव पे जिस प्रकार के अटैक्स हो रहे हैं वो आपने देखे। फिर ईरान के समर्थन में यमन भी आ गया है, जॉर्डन भी आ गया है और रूस और चीन भी आ गए हैं, और आप बीच में फंस गए हैं। अच्छा बोलने को अब तैयार नहीं है। तो देखिए हर तरफ से यार, देखिए विपक्ष को आप देशद्रोही अगर आप कहेंगे
भाई देखिए, मैं किसी भी सपने में भी ये नहीं कहता हूं कि बीजेपी देश विरोधी पार्टी है। मूर्ख पार्टी हो सकती है, कम बुद्धिमान पार्टी हो सकती है, कम अकल वाली पार्टी हो सकती है, राष्ट्र विरोधी पार्टी नहीं है। ना कम्युनिस्ट राष्ट्र विरोधी है, ना कांग्रेस राष्ट्र विरोधी है, ना बीजेपी राष्ट्र विरोधी है। राष्ट्र विरोध एक बहुत बड़ी गाली है किसी भी देशवासी के लिए, किसी को देश विरोधी कह देना। क्योंकि देखिए, मेरा यह मानना है 142 करोड़ लोग जिन्होंने भारत की मिट्टी में खेला है और भारत के फल फूल खाए हैं और यहाँ की कल्चर को एंजॉय किया है, भारत से पवित्र भूमि पूरे विश्व में नहीं मिल सकती, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। हम जानते हैं भाई, हमारी मातृभूमि है, इसने सब कुछ हमको दिया, यही मुसलमानों के साथ है। ये फिर आप मुझ जैसे लोगों को, खानदान हम लोगों का जिसका भारत के लिए स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने के लिए, कांग्रेस के साथ लड़ने के लिए हमारे लोगों ने बलिदान दिया, उनको आप राष्ट्र विरोधी केवल इसलिए कह देते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, क्योंकि आप शंकराचार्य महोदय का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो शंकराचार्य जो हमारे सनातनियों के आराध्य है। तो मैं तो देखिए, सीधी सी बात है, अपनी भारत माता के ऋणों से उऋण होने के लिए, उनके ऋण चुकाने के लिए अपना प्राण भी मुझे देना पड़ेगा, तो आई एम रेडी टू गिव माई लाइफ एनी डे फॉर माई मदरलैंड। सर नहीं, देखिए आपने कहा विपक्ष को जो चीजें राहुल गांधी निरंतर आगाह करते हैं, वो तो कोई ऐसा मौका नहीं होता, वो चेताते हैं लेकिन हम चेतते नहीं है, हम तो केवल इसमें कि विरोधी हैं। वो भाई, वो भी तो देश के ही बारे में सोच, उन्होंने भी कल ही कहा था कि $1 बढ़ेगा, 16,000 करोड़ का नुकसान हमें है, $92 प्रति बैरल हो गया है तेल। कहां नुकसान पहुंचने वाला, कितना। और ये सारा का सारा जो एक मैंने जैसे शुरू में कहा था कि वो मनमोहन सिंह थे जिन्होंने स्थिर कर दिया था, रोक लिया था सारा, क्योंकि आज हमारे ऐसे हालात हैं, हम इस स्थिति में हैं आर्थिक, हम तो 225 लाख करोड़ से ज्यादा के कर्ज में डूबे हुए हैं। आपने आज से गैस के, रसोई गैस और कमर्शियल गैस के दाम बढ़ गए। कहां ले जा रहे हैं आप, किसी और पहुंचा रहे हैं देश को, और चुप है, खामोश है, एक आपके मुख से फूटता नहीं है, एक बोल नहीं है आपके समझ। नहीं, चलिए, अभी तो संजीव जी दाम बढ़ रहे हैं। अगर इसी प्रकार से गैस की सप्लाई रुकी रही, अरे हम लोगों क्या तो 21 दिन पहले आप बुक करिए, आ गए हम उसी दौर में, पुराने दौर में। कुछ दिन बाद पता नहीं क्या हो जाएगा, हम जो एक नहीं नहीं, दौर हम था। तो हमारे यहाँ तो पाइपलाइन है, जी पीएनजी जी। है, और अच्छा। अडानी जी की पीएनजी है। भाई गैस नहीं आएगी, बंद कर देंगे। अब हमारे पास ना चूल्हा है, ना हमारे पास अंगीठी है, ना हमारे पास लकड़ी है, भूखे मर जाएंगे। लेकिन उस पर बात नहीं करेंगे। वो कहीं से कोई मुसलमान पकड़ लाएंगे, कहीं कुछ वो कर लेंगे, फिर वो क्रिश्चियन, मुसलमान और फलाना हिंदू, अब वो जूना अखाड़े के कोई महामंडलेश्वर आ जाएंगे, वो विराट हिंदू सम्मेलन करेंगे। अरे यार, विराट हिंदू सम्मेलन महाराज छोड़ दो, हिंदुओं को जीने दो और हिंदुओं को अपना पेट भरने दो। और तुम लोग तो यहाँ 40 लाख रुपए इकट्ठा करोगे दान दक्षिणा से, 2 लाख रुपए खर्च करोगे, 38 लाख रुपए लेके अपना मर्सिडीज और ऑडी से मोटी तोंद के साथ निकल जाओगे। हमारा क्या होगा भाई, हमारे घर के खर्चे कैसे चलेंगे? आप अपने दर्शक श्रोताओं से पूछिए। भाई देखिए, आपके 90% लोग ऐसे हैं संजीव जी हमारे देश में, जिनकी आमदनी 25,000 रुपए महीने से कम है। आप 25,000 महीने में जरा कैलकुलेट करके देख लीजिए, बेचारे किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं। और तब तलवार लटकी रहती है कब नौकरी से निकाल दिए जाएं, कब वो एमसीएफ और उनकी सिविक अथॉरिटीज आगे उनके ठेले को तोड़ दें। अब मैं, एक साहब गए अभी वैष्णो देवी दर्शन करने, वो बता रहे हैं वैष्णो देवी के अंदर अब आपने रोप वे बना दिया, बहुत अच्छा, बड़ा विदेश, आप यूरोप बना रहे हो हिंदुस्तान को। अरे बेचारे जो पिट्ठू चलाने वाले थे, जो घोड़ा चलाने वाले थे, रास्ते में दुकानें खोले बैठे थे, सब खत्म। आप बना दो दिल्ली से मुंबई 8 घंटे में, ऊपर ऊपर सड़क से निकल जाओगे। अरे यार, ऊपर ऊपर सड़क से निकल जाओगे। पहले जब भाई रोड जाते थे, रास्ते में ढाबों में रुकते थे, खाना खाते थे, फल खरीदते थे, फल खाते थे, गरीबों के घर चलते थे। देखिए, एक चीज को स्पष्ट है, भारत जैसे देश में संजीव जी, हमारे घर में जो हमारे हेल्पर्स हैं, जो मेट्स हैं, जो हमारी मदद करते हैं, we also cannot survive without them, they also cannot survive without us. यस सर, एब्सोल्युटली ये एब्सोल्युटली। यूरोप नहीं है, ये अमेरिका नहीं है। अरे उन बेचारों के घर उजड़ जाएंगे और हम अब 74 साल की उम्र में घर के काम करेंगे क्या? अरे उनका भी घर चल रहा है, हमारा भी घर चल रहा है, हम उनके लिए हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, वो हमें हाथ जोड़ के परे, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे भी बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई एग्जिस्टेंस का मामला है। आप जरा संजय जी विदेश रह के आ जाइए 6 महीने,
मैं तो कल्पना करता हूं अगर मैं 1 साल जाके विदेश रह जाऊं पागल हो जाऊंगा। अरे यार, यहाँ तो रंग बिरंगे लोग, आप घर से बाहर झांकिए, अलग अलग प्रकार के विचित्र प्रकार के प्राणी आपको मिलेंगे, और भाषा भाषी, चेहरे मोहरे। अब वहां, अब विदेश में जाता हूं, देखता हूं पूरी सड़कें सुनसान है, केवल टूरिस्ट स्पॉट पे लोग रहते हैं, बाकी आदमी देखने के लिए आप तरस जाइए। खाने में वही अपना डबल रोटी, वही अपना दुनिया भर की चीज। यहाँ पराठे 100 तरह के हैं, आप हर पराठे का टेस्ट अलग है, हर तरह की दालें हैं, हर क्षेत्र की अलग है। तो भारत जैसा प्यारा देश, और आपको इसको अमेरिका यूरोप बनाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। अब काशी विश्वनाथ, वहां उन्होंने आपने पूरा कॉरिडोर बना के, यहाँ पे हमारी जो सांस्कृतिक, जब आप जाते थे काशी, आप गए होंगे काशी, में तो रहा हूं 4 साल। अरे वहां जाते ही लगता था यार महादेव की नगरी में आ गए, वैराग्य की नगरी में आ गए। क्या आनंद आता था। गंगा के किनारे दशाश्वमेध घाट में बैठ जाइए, अब चारों तरफ साधु कोई धूमी रवाए हुए, बिल्कुल वो अपना ऐसा सन्यास के रूप में, मृत्यु को भी जिसमें आनंद उठाते हैं, मृत्यु का भी आनंद उठाते हैं, उस टाइप का काशी आपने यूरोप बना दिया, टोक्यो बना दिया। लेकिन वो ऐसा बनाया कि जब पानी बरसता है तो दशाश्वमेध घाट के आसपास 3 फीट तक पानी भरा रहता है। ये निकासी है नहीं, बस बड़ी बड़ी दुकानें, बड़े बड़े मॉल्स, बड़े बड़े स्टीमर्स, लेकिन गरीबों का जीवन आपने दूभर कर दिया है। मूल स्वरूप पूरा खत्म है। मैं सर जो बात कर रहा था, जो हमारा है भी, आज का शीर्षक भी है, हेडलाइन है, आप हमेशा बार बार आप भी कह रहे हैं, हम दुनिया में चाहे वो ट्रंप हो या बाकी मुल्कों में, सब ध्यान बांटना है, हटाना है, कैसा, और जो अभी चल रहा है सारा कुछ आप देख रहे हैं। इस युद्ध में क्या हालात है, यूएस के जो सोच के चले थे कि हम तो खत्म कर देंगे, अब 8वां दिन है, तबाही तबाही चारों तरफ। और जो स्टीन फाइल का एक हिस्सा हुआ है, वायरल हुआ है, निकला है, ये देखिएगा इसमें, और बड़ा गंदा है वो ट्रंप को लेकर। इससे गंदा मुझे नहीं लगता, बहुत ही मुझे लगता पढ़ना भी उसमें, लेकिन कुल मिला के उसके जो सार ये निकल कर आ रहा है, सीधे सीधे सार कहीं कह रहा है कि 13 साल की बच्ची, 13 साल की बच्ची के साथ में, और खुद ट्रंप को लेकर सीधे सीधे है, जो ये कथित तौर पर जो हमारे पास पहुंचा वो वायरल चीजें हैं, और छुपी हुई नहीं है, इसको इस फाइलों में से अंश गायब करने की क्या क्या चीजें हुई है, क्या क्या प्रयास हुए, और देश मुल्क दुनिया से छुपा हुआ नहीं है। और वो जो कर रहे हैं वो पिटाई भी कर रहे हैं, ऐसा निकल रहा है। तो ये जो ये सीन है, ये दृश्य है, ये क्या, इतनी पाशविकता। तो ये उनको तो मैंने जैसे कहा शर्म आती नहीं है, उनको कोई लिहाज है नहीं, और वहां तो चीजें बड़ी खुली हुई है, लेकिन एक 13 बरस की बच्ची, उसको सिखा भी रहे हैं, वो कह भी रहे हैं, पिटाई कर रहे हैं, मार रहे हैं, कैसे होता है, क्या होता है, सीखिए। गंदगी वो उसको कहीं ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी जो जो ट्रंप की क्रूरता है, वो क्रूरता अब दुनिया के लिए क्या कुछ, हम उसको जो जो जैसा पेश आते हैं सर, अभी जो चल रहा है, वो कह रहे हैं कि हम आज कत्ल की रात ईरान के लिए, ईरान ने अपने जवाब दिया है। क्या क्या इसके रिपरकेशंस, क्या संभावना है, क्या 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 देखें, क्या कहें, एक नोट इस पे सर। देखिए संजीव जी, सीधी सी बात यह है, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं, बड़ा सम्मान करता हूं, मैं संजय शर्मा का बड़ा सम्मान करता हूं। लेकिन अगर मुझे किसी दिन ये पता चला, अगर किसी दिन ये पता चला कि जिन लोगों का मैं सम्मान करता हूं उनका चरित्र इतना ज्यादा गिरा हुआ है, अगर उसके बाद भी मैं उनके साथ बैठा, मेरे जीवन को धिक्कार है। लेकिन ये जानते बूझते भी अगर मैं कहूं माई बेस्ट फ्रेंड, तो इसका मतलब मैं भी उसी चरित्र का आदमी हूं। अरे आप ऐसे लोगों के साथ, और आप कहते हैं आप सनातनी हैं, आप महादेव के भक्त हैं, आप उनकी तरह धुनी रमा के और अपना भभूत वभूत लगा के बैठ जाते हैं। अरे हमारे महादेव हों या हमारे भगवान कृष्ण हो या हमारे भगवान राम हो, अरे भगवान कृष्ण ने किसी की चिंता की थी क्या? द्रौपदी के चीरहरण में किसी ने साथ दिया था उनका क्या? अकेले भगवान कृष्ण ने बचाया था द्रौपदी को, और उसके बाद उन्होंने कौरवों को भी दंड दिया था और पांडवों को भी दंड दिया था। ये है धर्म, ये है सनातन धर्म। और आप जो है इस प्रकार के लोगों के साथ, उनके कहने पे कि मे आई सर गो टू बाथरूम, मे आई ईट माई फूड, कैन आई बाई ऑयल फ्रॉम ईरान, वो कहेगा यस यू कैन बाई फॉर 1 मंथ, फिर रोज कहेगा बेटा 1 महीने के लिए तेल लोगे, दाम भी बढ़ाएंगे और डिस्काउंट भी नहीं देंगे, बहुत हीरो बन रहे हो तुम, जाके उनकी गोद में बैठ गए, अब आओ हमारे पास, तुम्हें हम बताएंगे। तो देखिए, अपने को सनातनी अगर आप कहना चाहते हैं तो सनातन धर्म के मूल्य सिद्धांतों का पालन कीजिए। और एक विदेशी एंकर ने जो शब्द कहे हैं संजीव जी, मैं कह नहीं सकता, जैसे आप भी इस घटना का पूरा विस्तृत विवरण नहीं दे सकते, मैं भी नहीं दे सकता,
लेकिन उस एंकर ने क्या कहा है, आप कांप जाएंगे उसके सेंटेंस सुन के। इजराइल के और किसी के बारे में कोई सेंटेंस बोला है जो इतना गंदा विभत्स है, और महिला एंकर ने बोला है। इसका मतलब क्या छवि आपने बना दी है विदेश के अंदर हमारी, और कहते हो हमारा डंका बोल रहा है। कहीं भी न्यूजीलैंड के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, फिनलैंड के अंदर, हर जगह लोगों को पता है कि केवल अपना एक मेडल लेने के लिए, कोई इनाम ले लेने के लिए, फोटो शूट कराने के लिए भारत के हितों का कितना भी समझौता हो सकता है कर दीजिए। अखिल सर, आपने एक दृश्य देखा हुआ कल, बड़ा उसको लेकर बड़ी हम लोग उसको बड़ा विस्मित भी हुए कि ट्रंप को आपने देखा होगा, ट्रंप कैसे घिरे बैठे हैं, वो उनके मॉल जो पादरीज है वो है, और वो एक चिंतन मनन चल रहा है, एक वहां प्रार्थना हो रही है। ये क्या दर्शा रहा है सर? ये जो सीन है, जैसा मैंने कहा कि ईरान ने तो नाको चने चबवा दिए, शायद इनको इतनी ऐसी उम्मीद नहीं रही होगी। और जो हर दिन जिस तरीके से खर्च करना पड़ रहा है, 9,000 करोड़ रुपए प्रतिदिन, और बाकी ये तो परोक्ष है, अपरोक्ष तो पता नहीं क्या क्या होगा। और वहां जो इनके लोग मारे जा रहे हैं, वहां जवाब आपको देना है। अभी आपको उपचुनावों में जाना है, और जो उनकी दिख रही है किस बुरी तरह से कहीं परेशान है, तो ये जो दृश्य है, ये भी ये उनकी जो बौखलाहट है, चिड़चिड़ाहट है, ये भी कुछ और दुनिया को जैसा है कि जब बौखलाता है, जब आदमी बौरा जाता है तो कुछ भी करने को आमादा हो जाता है। तो वैसे कुछ कैसे देखें, कैसे ले इनको भी, एक इसमें भी एक आपकी प्रतिक्रिया है? नहीं, देखिए, जैसे वो पादरियों से घिरे हुए हैं, हमारे मोदी जी भी, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी भी वो गेरुआ वस्त्रधारियों से घिरे हुए हैं। भाई देखिए, हम भी सनातनी हैं, हम भी सनातन का सम्मान करते हैं, लेकिन सनातन का सम्मान मैं शंकराचार्य को भगवान क्यों मानता हूं? शंकराचार्य को भगवान यो मानता हूं कि उन्होंने कहा है गौ हत्या रुकी जाए। गौ हत्या रुकनी चाहिए कि नहीं रुकनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक बता दें। हमारे देश से बीफ का निर्यात बढ़ता क्यों चला जा रहा है, ये हमारे देश के लोग बता दें। फिर सनातन धर्म की बात करेंगे, फिर आप जो है स्लॉटर हाउसेस बनाएंगे और उसको एक्सपोर्ट करके पैसा कमाएंगे, और जो एक्सपोर्टर्स हैं बीफ के, उनके साथ चंदा लेके उनसे पैसे से आप जो है इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन जीतेंगे। तो भाई सीधी सी बात है, देखिए, सनातनी होने का मतलब ये नहीं है मैं क्या वस्त्र मैंने पहने हैं, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। मैं टाई पहनी है, सूट पहना है, क्या पहना है क्या नहीं पहना, गेरुआ पहना है कि नहीं पहना, डजंट मेक ए डिफरेंस। लेकिन मेरे जीवन के लक्षणों में, मेरे जीवन के पर्सनैलिटी ट्रेट्स में क्या मैं सनातनियों की तरह अपने भगवान श्री राम जैसा स्थापित मर्यादाओं और भगवान कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेश, और महादेव जैसे, भाई हमारे महादेव तो आप जानते ही हैं, वो तो आशुतोष हैं, और क्या उनका जीवन है, किस प्रकार से वो रहते हैं, बिल्कुल मस्त मौला की तरह रहते हैं, आनंद में रहते हैं। कभी रुष्ट हुए तो श्राप दे दिया, प्रसन्न हो गए तो सारी दुनिया लुटा दी, उस टाइप के महादेव। और यहाँ पे आप लोगों को लाठी मारते हैं, जो नौकरी मांगते हैं उनको अग्निवीर बना देते हैं, किसानों को 13 महीने तड़पाते हैं, फिर आप कहते हैं मैं महादेव का भक्त हूं। अरे महादेव तो वो महादेव हैं। तो देखिए, अगर अपने को पादरी हो या क्या ड्रेस पहने, हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस फॉर मी। आप क्या हैं क्या नहीं है, बट लेकिन अपने जीवन में अगर आपने जो हमारे सनातनी मूल्य हैं उनका अनुसरण नहीं किया, तो मेरे लिए आपका कोई महत्व नहीं। वही है, मुख में राम है और बगल में छुरी है, वैसे हालात है सीधे सीधे। अखिल सर, मैं लौटूंगा पुनः यही देश पे लौटता हूं। मैं शुरुआत की थी अभी, अब संसद का जो बजट सत्र का सेकंड जो वो दौर है शुरू होगा सोमवार से, और बड़े सवाल हैं सर, और वैसे तो जवाब आते नहीं, लेकिन हम बार बार कहते हैं कि उम्मीद तो पाली जाती है। अब ये देखिए, एक प्रतिक्रिया है कि जयशंकर प्रसाद, क्या माफ कीजिएगा, आपके जयराम रमेश क्या कह रहे हैं, सुनिए, मैं आपसे पूछता हूँ कुछ। यूएस इजराइल और ईरान के बीच, और अब ईरान से रिटेलिएशन में गल्फ कंट्रीज, सारे पश्चिम एशिया में सारे देशों पर हमला हुआ है। अरे हिंद महासागर में एक ईरानी जहाज डुबाया गया है, उस पर हमला किया गया है, 90 लोग मारे गए हैं, और वो जहाज भारत आया था हमारे निमंत्रण पर। वो यहां वहां नहीं जा रहा था, वो आया था हमारे नौसेना के निमंत्रण पर। आप चाहते हैं इसके ऊपर चर्चा हो? बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए, इस पर वक्तव्य नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा अनुभव ये रहा है कि वक्तव्यों पर कोई सवाल उठाने का मौका नहीं दिया जाता। बहस हो, 3 घंटे का बहस हो, 4 घंटे का बहस हो, बहस होनी चाहिए। विदेश नीति को लेकर बहस होनी चाहिए,
पश्चिमी एशिया में जो आज मौजूदा स्थिति है उस पर बहस होनी चाहिए। अमेरिका और भारत के बीच में जो व्यापार समझौता हुआ है उस पर बहस होनी चाहिए। बहस से, और मुझे लगता है सर अखिल सर, ये तो हम देख ही रहे हैं वो कहाँ बहस कराते हैं कहाँ, और विदेश नीति तो कहाँ खड़ी हुई है। मुझे लगता है कोलैप्स कर गई विदेश नीति। तो न केवल विदेश नीति अखिल सर, बल्कि हमारी जो चाहे रक्षा नीति हो या हमारी व्यापार नीति, सभी कुछ कोलैप्स की ओर है। वो जो कुछ है, क्योंकि डिक्टेट तो हमें यूएस कर ही कर रहा है, लगातार कर रहा है। क्यों कराएंगे, क्यों होगा, सिर्फ ख्याली। मुझे लगता है वो जो होना है कि आना है स्पीकर के खिलाफ, वो भी क्या होता है सीन, वो तो परसों ही पता चलेगा। लेकिन मान के चले कि हमारे जो महामानव, उनका तो कोई दिलचस्पी होगी ही नहीं दूर दूर तक। पहले भी नहीं देते थे, जो करना चाहिए तब नहीं करते, तो अब क्या करेंगे? नहीं, देखिए वही है, अगर चुनाव आयोग, अगर हमारे माननीय न्यायालय, जिन पे हमको पूरा भरोसा है, जो हमारे देश का प्रशासन तंत्र है, जिनको संविधान के अनुसार चलना चाहिए, अगर वो हमारे देश के लोकतंत्र और संविधान को नहीं बचाएंगे तो हम कैसे बचा लेंगे? हम तो उन्हीं पे निर्भर करते हैं ना। और गुंडे बदमाश मवाली जो हैं, वो धमकी दे दे के लोगों को डरा डरा के और उसके बाद रिगिंग करके और इलेक्शन में वोट काट के और जिता के, लेकिन फिर उसके बाद क्या होगा भगवान ना करे वो हो। लेकिन आप देखिए नेपाल के अंदर लेफ्टिस्ट जो है गायब हो गए, वामपंथी बिल्कुल गायब हो गए, नेपाली कांग्रेस भी खत्म हो गई, और वहां पे वही युवराज, वही महाराज, सम्राट नेपाल, जो पहले जिनके मर्डर्स हुए थे और जिनको सत्ता से हटाया गया था, आज वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आ गए हैं। आज वही शेख हसीना के बेगम खालिदा के बेटे वहां के प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो समय पलटते देर नहीं लगता है। आज जिसकी हवा बहुत तेज है, कल हो सकता है कि उसका नाम लेवा ना बचे। लेकिन कम से कम हमारे देश के लोकतंत्र संविधान के साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए थी, और वो हुई है, और बिल्कुल बेअदबी हुई है बुजुर्गों के साथ। और सबसे बड़ा दोषी अगर इन पूरे कांडों में मैं किसी को मानता हूं, ये हमारा देश का गोदी मीडिया। इस गोदी मीडिया ने हमारे देश की भविष्य को बर्बाद कर दिया है। चाटुकारिता, केवल पैसा कमाने के लिए चाटुकारिता, इतना ज्यादा गिर गया अपने धर्म से, पत्रकारिता के धर्म से। मैं तो पत्रकार नहीं हूं, मैं तो एक अध्यापक हूं। आप लोगों के साथ बैठने का मुझे मौका मिल जाता है, लेकिन मेरे बड़े ऊंचे आदर्श थे कि पत्रकार वो होते हैं जो धड़ल्ले से बोलते हैं, ईमानदारी के लिए बोलते हैं, और इसलिए उनकी बड़ी इज्जत भी हुआ करती थी एक जमाने में। आज के तारीख में इनको, अब मैं क्या शब्द का उपयोग करूं, अपने को इस स्तर तक गिरा दिया है कि भारत के हितों के साथ ये लोग विश्वासघात कर रहे हैं। और आपके दर्शक श्रोताओं को ये गोदी मीडिया को नहीं देखना चाहिए, मेरा ऐसा सुझाव है। बिल्कुल सही है। अभी तो ये हो गया अखिल सर, आ गया वो टीआरपी पे रोक लगा दी, क्योंकि हम जैसे प्लेटफॉर्म है या जो वास्तविक चीजें देते हैं, कुछ ही तो लोग हैं जो दे पा रहे हैं। वो गोदी मीडिया तो सिर्फ और सिर्फ गुडी गुडी और टोटली वो भी याद करिए कि जब हम पाकिस्तान से कर रहे थे, संघर्ष हो रहा था, हमारा चल रहा था, तो हम लाहौर भी कब्जा हो गया था, ये इस्लामाबाद भी झंडा फहरा दिया गया था, टीआरपी पे रोक लगा दिया अखिल सर। उनका तो बस चले तो वो तो बुलडोजर के नीचे हम लोगों को कुचल दिया जाए, इस तरीके के सीन है यहाँ पर। अगर मैं बिहार पे लौटूंगा, यहाँ आप उस पर कर दीजिएगा टिप्पणी जो आ गया कि वो जो हम लोग क्या टीआरपी आती है उस पर 4 सप्ताह की रोक, और आगे भी शायद जारी रहेगी, इस तरीके की मंतव्य है सरकार का। बिहार को लेकर जो चल रहा है अखिल सर, बिहार में हमने देखा कि नीतीश कुमार जी से बड़ी इल्तिजा हो रही है, बवाल मचा हुआ है वहां। उनके अपने विधायक उनके रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। हालांकि वो आपने कल कहा था कि चिड़िया चुग गई खेत अब पछताए हो क्या, लेकिन वहां क्या भय है, क्या डर है? और कुछ प्रतिक्रिया, एक दो छोटी छोटी प्रतिक्रिया आप देखिएगा। एक तो ये अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, सुनिएगा। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे हम तो उनको। नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। जो लोग राजनीति को समझते हैं, उन्हें पहले दिन ही पता था कि भारतीय जनता पार्टी क्या कदम उठाएगी, और ये बात पहले भी कही गई थी कि आदरणीय नीतीश कुमार जी को हम सब लोग मिलकर के प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। लेकिन वो अब एज ए मुख्यमंत्री रहे, अब वो रिटायर होंगे राज्यसभा मेंबर के रूप में। हम तो चाहते थे कि प्रधानमंत्री के रूप में रिटायर हों, लेकिन अब वो राज्यसभा के मेंबर होकर के ही रिटायर हो जाएंगे। अखिल सर, ये जो है ये इनकी पीड़ा है, लेकिन मैं तो ये देख के दंग हूं कि ऐसी कौन सी है, सभी की नसें, हम कहते हैं हमारे महामानव की नस दबी है, तो ऐसी कुछ ना कुछ दिक्कत इन लोगों के साथ भी है कि आप अपने लोगों से इस कदर, और आपको कोई चिंता नहीं है। आपको अपने दल जिसको आपने सींचा बनाया, और उनके संघर्षों को तो मिसालें दी जाती थी। ठीक है, आपका कहीं इस समय जो कह लीजिए कि स्वास्थ्यगत आपको कठिनाई है, दिक्कत है, लेकिन इस कदर बेरुखी, इस कदर, यही लाके समाप्त करूंगा सर अखिल सर। नहीं, देखिए असली मुद्दा यह है, देखिए नीतीश कुमार हो या अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो,
देश के हितों के खिलाफ आप काम नहीं कर सकते। और आज के तारीख में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे को मैं दोषी मानता हूं। इन्होंने देश के राष्ट्र हित के खिलाफ काम किया है। इनकी आत्मा नहीं इन्हें कचोटती है। 13 महीने किसानों के साथ कैसे हुआ, कोविड के अंदर क्या हुआ, तालाबंदी में क्या हुआ, नोटबंदी में क्या हुआ, इन्हें दिखाई नहीं पड़ता। सारे बुद्धिमान लोग हैं, चंद्रबाबू नायडू भी बुद्धिमान लोग हैं, व्यक्ति हैं, नीतीश कुमार भी इंजीनियरिंग करे हुए हैं, बड़े अपने को ईमानदार मानते हैं और हम भी उन्हें ईमानदार मानते हैं। अगर आप राष्ट्र हितों से समझौता करके एक तानाशाही सरकार का समर्थन करते हैं तो हम आपको कैसे क्षमा कर दें? आप कितने भी अच्छे आदमी हो, लेकिन राष्ट्रहित से ऊपर कुछ नहीं है। आप राष्ट्रहित के खिलाफ काम कर रहे हैं। आप देश के लोकतंत्र और संविधान की हत्या के सहभागी हैं, आप उसके अपराधी हैं। तो इसलिए आप क्या कर रहे हैं आप जाने, आपका काम जाने। लेकिन हाँ, बीजू जनता दल के पटनायक साहब को अब अकल आ गई है। उन्होंने कांग्रेस से नजदीकी बढ़ाने शुरू कर दी है और जितनी जल्दी इन सहयोगी पार्टियों को ये सद्बुद्धि आ जाए राष्ट्रहित में, उतना ही बेहतर है। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहा है सर। कुल मिला के है कि वहां तो चिड़िया खेत चुगी है, लेकिन फिर भी अगर देर आए दुरुस्त आए टाइम भी होगा, तो शायद जो हम लोग जहां के खड़े हुए हैं, जब निजाम बदलेगा तो फिर धीरे धीरे जहां हमको लाके खड़ा कर दिया गया, हम बहुत साल पीछे हो गए। 2047 की बातें होती हैं, लेकिन हम कितने पीछे चले गए ये तो आप जब ये हटेंगे तब चीजें सामने आएंगी। लेकिन कुल मिला के बहुत भयावह दिक्कत वाली स्थिति है और इस पे निरंतर कहीं हम लोग बात करते हैं, बाकी जो कुछ करना है जनता को करना। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार अखिल सर, धन्यवाद आपका। तो मित्रों, आप सुन रहे थे हमारी आज की चर्चा और हमने शुरू वहीं से किया था, वो गंदी फाइल, अपस्टीन फाइल, जिसको लेकर ट्रंप की दिक्कतें बढ़ती दिखती हैं और वो उनकी दिक्कतें बढ़ेंगी तो वो फिर कैसे ट्रिगर दबाएंगे, वो चिंता हो रही है। और बाकी जो देश के सूरत हाल, युद्ध की स्थिति, सब पर इस चर्चा को सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय हो, हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रकट कीजिएगा, टिप्पणी कीजिएगा। और चर्चा अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और उसमें रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।